स्टूडेंट्स, वेलकम टू विक्रमास। और बच्चे, आज हम कवर करने वाले हैं न्यू टॉपिक। और इस टॉपिक का नाम क्या बच्चा? वर्क, पावर एंड एनर्जी। ये जो टर्म है वर्क, पावर और एनर्जी, ये हम सब लोग अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। हम फुटबॉल खेल रहे हैं, हमें उसके बाद पसीना आता है, हम दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं, उसके बाद पसीना आता है कि एनर्जी लॉस हो गई है। क्या हो गया? एनर्जी लॉस हो गई, जिस वजह से हम पसीना आता है, थकावट फील होने लगती है। ठीक है, एनर्जी हम पता है। हम पढ़ रहे हैं, खेत में कुछ काम कर रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, चल रहे हैं सड़क पर, तो हम कुछ काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चा? वर्क कर रहे हैं। तो वर्क, पावर और एनर्जी। पावर बेसिकली क्या है? जिस रेट से आप वर्क कर रहे हो, जिस स्पीड से आप वर्क कर रहे हो, जिस स्पीड से आप एनर्जी का ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, वो क्या बच्चा? पावर। पावर बेसिकली एनर्जी विद टाइम। एनर्जी का रिलेशन है टाइम के साथ कि किस स्पीड से, किस रेट से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, उसे हम पावर कह रहे हैं बच्चा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। टॉपिक क्या बच्चा? वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है, तो बच्चा फर्स्ट टर्म क्या लिखा हमारे पास? वर्क। क्या लिखिए? वर्क। तो वर्क क्या डेफिनेशन है बच्चा? ये शब्द जो हम सुन रहे हैं, वर्क, पावर एंड एनर्जी, ये हमारे डेली लाइफ के शब्द है। लेकिन आज हम देखेंगे कि कैसे वर्क, पावर और एनर्जी फिजिक्स के रेस्पेक्ट से आपकी अलग है। ठीक है, तो वर्क की डेफिनेशन क्या है फिजिक्स के आपके रेस्पेक्टिव से? वर्क की डेफिनेशन है, इट इज द वे, वर्क इज द वे टू ट्रांसफर और ट्रांसफॉर्म द एनर्जी। मैं आपको बता रहा था वर्क की डेफिनेशन, लेकिन इसमें क्या वर्ड यूज हो बच्चा? एनर्जी। इसका मतलब वर्क का कुछ तो रिलेशन है एनर्जी के साथ, है कि नहीं है? अच्छा, दो वर्ड जो हमने बच्चा यूज किए हैं, एक आपका ट्रांसफर और एक आपको बच्चा ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म क्या है? जब आप एक टाइप की एनर्जी को अनदर टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्म द एनर्जी। One type of energy कन्वर्ट हो रही है किसमें बच्चा? अनदर टाइप ऑफ एनर्जी में। किसमें? अनदर टाइप ऑफ एनर्जी। अभी हम इसे एग्जांपल से भी समझेंगे। अब बात करते हैं ट्रांसफर की। ट्रांसफर क्या है? जब आपकी एक टाइप की एनर्जी उसी टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट होगी। जहां एनर्जी का कुछ लॉस होगा, एनर्जी क्या होगा बच्चा? आपका ट्रांसफर होगा। एनर्जी क्या होगा? कन्वर्ट होगा। तो हम क्या बोलेंगे? इट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। वन टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्ट सेम फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर बच्चा यहां पर आपके पास कोई फॉर्म है, जैसे सपोज कीजिए काइनेटिक एनर्जी है। एनर्जी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, अभी एनर्जी की बात भी करेंगे। अभी हम सिर्फ एनर्जी एनर्जी खेल रहे हैं कि एनर्जी क्या हो रही है, वर्क में क्या यूज हो रहा है, एनर्जी है क्या, अभी हम इसकी बात भी करेंगे। तो वन टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्ट सेम फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम आपसे एनर्जी 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 वर्ड यूज कर रहे हैं। एनर्जी है क्या बच्चा? एनर्जी क्या है? तो एनर्जी के बारे में क्या लिखा है? बेसिकली जो एनर्जी होती है फिजिक्स के रेस्पेक्ट से, हमारे वर्क करने के रेस्पेक्ट से क्या होती है? इट इज द स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू डू एनी टाइप ऑफ एक्शन। इट इज द स्ट्रेंथ, ये रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ टू डू एनी एक्शन। कोई भी एक्शन हमें बच्चा फॉर्म करना है, कोई भी एक्शन हमें करना है, उसके लिए क्या चाहिए? हमें स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड चाहिए, और वही क्या बच्चा? आपकी एनर्जी है। एनर्जी डिफरेंट टाइप की होती है आपकी। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी। एनर्जी के बहुत सारे टाइप है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास जो एनर्जी की डेफिनेशन है वो क्या बच्चा? स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू डू एनी टाइप ऑफ एक्शन। ठीक है, अच्छा, अगर बात करता हूं मैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है बच्चा? अगर मेरे सिस्टम के पास अपनी पोजीशन की वजह से, अपने कन्फ्यूगेशन की वजह से, अपने ओरिएंटेशन की वजह से जो भी एनर्जी वो पजेस करता है बच्चा, उसमें क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। किसकी वजह से? अपने पोजीशन होगी उसकी एक परफेक्ट, एक ओरिएंटेशन होगा, उसके पास एक कन्फ्यूगरेशन होगा, उस वजह से हम क्या कहेंगे? किसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी है। अगर आप इस डायग्राम को देख पा रहे हैं बच्चा, आप इस डायग्राम को देख पा रहे हैं, तो क्या पता लग रहा है कि फर्स्ट वाला जो केस है पोटेंशियल एनर्जी का है। इसमें क्यों लिखा है? एक परफेक्ट ओरिएंटेशन है, एक परफेक्ट ओरिएंटेशन है। इसमें क्या हो रहा है बच्चा? बो और एरो, इसकी एक परफेक्ट ओरिएंटेशन है। इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है बच्चा? आपकी स्टोर हो रही है। जब हम इसे एरो को रिलीव करेंगे बच्चा, तो ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? आपका काइनेटिक एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? आपका काइनेटिक एनर्जी में। इसकी कुछ वेलोसिटी होगी भी,
ये क्या है सिस्टम की? पोटेंशियल एनर्जी है, अपनी पोजीशन की वजह से, अपने कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, अपने ओरिएंटेशन की वजह से। एक परफेक्ट ओरिएंटेशन इसके पास, उसमें इसने क्या किया? पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर किया। जब हमने एरो रिलीव किया बच्चा, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया? आपकी काइनेटिक एनर्जी में। तो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन, वन टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्ट इनटू अनदर टाइप ऑफ एनर्जी। तो बच्चा इट इज द एग्जांपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी। क्या है? ट्रांसफॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है बच्चा, ट्रांसफॉर्म का हमने एग्जांपल समझ लिया, एनर्जी हमने समझ ली। अब क्या बचा हमारे पास? ट्रांसफर। क्या बचा? ट्रांसफर। अब ट्रांसफर की बात कर रहे हैं कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी क्या है। मेरे पास बच्चा, सपोज कीजिए मेरे पास एक बॉल है। क्या बच्चा? मेरे पास एक बॉल है, ठीक। इस t इक्वल टू 0 सेकेंड पर इसके पास कुछ वेलोसिटी है बच्चा, u इक्वल टू u1, ठीक। ये वेलोसिटी हमने डायरेक्शन शो कर दी, u1। अब मेरे पास t इक्वल टू 0 सेकेंड पर आपकी एक अनदर बॉल है जिसकी वेलोसिटी है बच्चा u2 इक्वल टू 0 स्टार्टिंग में, और उस बॉल को हम अलग तरह से दिखा देते हैं बच्चा। ये बॉल है, ये a है और दिस इज b। अब क्या होगा? इसके पास क्या बच्चा? वेलोसिटी है। इसके पास क्या है? वेलोसिटी है। और वेलोसिटी की वजह से इसके पास मोशन है, मोशन की वजह से क्या होगा? इसके पास वेलोसिटी की वजह से क्या होगा? स्पीड की वजह से क्या होगा? इसके पास एक एनर्जी होगी, उसका नाम क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी। और हमने इसका फार्मूला पढ़ा बच्चा 1/2 mv², वेलोसिटी स्क्वायर, और उसकी स्टार्टिंग में वेलोसिटी बच्चा u1, तो mu1²। अब क्या होगा? जब ये आपकी बॉडी ए, ये बॉल ए दूसरी बॉडी बी से क्या करेगी? कोलाइड करेगी, टकराएगी, तो क्या होगा बच्चा? ये आपका स्टार्ट हो जाएगा, ये आपका अनदर स्पीड से चलना स्टार्ट हो जाएगा, t इक्वल टू t सेकेंड पर चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो बच्चा ट्रांसफर हुई दूसरी बॉडी में, और ये भी क्या करने लगी? चलना स्टार्ट हो गई। क्या हो गई? चलना स्टार्ट हो गई। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी का हमने ट्रांसफर करा दूसरी बॉडी में काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, क्योंकि वो भी क्या हो रही है? चलना स्टार्ट हो रही है। उसकी भी वेलोसिटी क्या हो रही है बच्चा? t इक्वल टू t सेकेंड पर क्या होगी इसकी वेलोसिटी? u इक्वल टू v2। क्या होगी? u इक्वल टू v2। तो इसके पास कुछ एनर्जी हुई, ये चलना स्टार्ट हुई, तो इट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। सेम फॉर्म, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। इसे हम ट्रांसफर लिख देते हैं, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है बच्चा। अब बात करते हैं, हम वर्क की बात कर रहे थे। हम किसकी बात कर रहे थे? वर्क की बात कर रहे थे। वर्क में हमने पढ़ा कि वर्क इज द वे टू ट्रांसफर और ट्रांसफॉर्म द एनर्जी। ठीक है, हमने समझ लिया कि कैसे ट्रांसफर हो रहा है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन है और क्या ट्रांसफर है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं वर्क की। वर्क की कैलकुलेशन कैसे करनी है हमें, ये तो हमने बेसिक आइडिया दिया, वर्क क्या है, एनर्जी क्या है। ठीक है, पावर का बेसिकली सिंपल आइडिया कि जिस स्पीड से आपकी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, जिस स्पीड से आपका वर्क हो रहा है, दैट मींस कितने टाइम आपने कितना वर्क किया, या वर्क या एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम या पर सेकंड, इट इज कॉल्ड पावर। ठीक है बच्चा। अब बात करते हैं वर्क की, कैलकुलेशन ऑफ वर्क कैसे है बच्चा। कैलकुलेशन ऑफ वर्क ये क्या है, जो हम 9th क्लास से या अपनी जो हमने छोटी क्लासेस पढ़े हैं, या हम पहले जो आपने लेक्चर्स लिए हैं, दैट मींस आपकी जो फर्स्ट क्लासेस थी, उसमें आपने क्या पढ़ा बच्चा? वर्क डन का फार्मूला, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ वेक्टर और एस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। अब ये क्या है बच्चा? इट इज द डॉट प्रोडक्ट। क्या है? इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी। और जब भी मैं दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट की आपसे बात करूंगा, तो आप क्या कहेंगे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी, दैट मींस ए का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एंड एंगल बिटवीन देम का कॉस फंक्शन, कॉस थीटा। और ये थीटा क्या था बच्चा हमारे पास? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल था। ठीक है, तो ए डॉट बी क्या है हमारे पास? ए बी कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। तो ये इससे क्या पता लगता है कि जो आपके वर्क डन है, जो स्केलर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है बच्चा, ये आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, ये आपकी नेगेटिव भी हो सकती है, और ये आपकी जीरो भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, हमने क्या लिखा वर्क डन का फार्मूला? वर्क डन इक्वल्स टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, और हमने इसे ओपन किया बच्चा, तो क्या बना? एफ एस
कॉस थीटा, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन, वहां पर ए वेक्टर और बी वेक्टर की बात चली थी, यहां पर हुआ एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर? तो हमने जो कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन था, दैट मींस WD इक्वल्स टू F वेक्टर डॉट S वेक्टर, हमने इसमें ये पता कर लिया कि हमारे पास एंगल किस चीज का है, आपका फोर्स का है और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। ठीक, और इससे डिपेंड होगा कि आपकी जो वैल्यू है वर्क डन की वो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, जीरो होगी। ठीक है, क्योंकि आपके पास क्या होता है, अगर आपका एंगल सपोज जो थीटा है इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी आपके पास, एंगल थीटा से आपका क्या बचा, एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, और सपोज इट इज लेस देन 90, इट इज लेस देन 180 डिग्री, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, नेगेटिव। तो वर्क डन क्या होगा मेरे पास, नेगेटिव होगा। अगर आपके पास थीटा की वैल्यू क्या है बच्चा, लेस देन 90 डिग्री है, उस केस में क्या है, कॉस थीटा अपनी वैल्यू देगा पॉजिटिव, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, तो वर्क डन मेरे पास क्या होगा बच्चा, पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा। सपोज मेरे पास एंगल थीटा की वैल्यू ही 90 डिग्री है, क्या है, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब क्या होगा, cos 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चा, 0, और हम कहेंगे इस केस में जब आपका एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 90 डिग्री, या फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है बच्चा, तो हम कहेंगे उस केस में क्या है, वर्क डन क्या है आपका, 0 है। क्लियर? अच्छा ठीक, हमने बात की अभी cos थीटा की, दैट मींस थीटा की क्या एंगल है। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट किस चीज का है, कि डिस्प्लेसमेंट किस चीज का, S। अब तक जो हमने पढ़ा, बॉडी पे हमने फोर्स अप्लाई किया, बॉडी कुछ मूव हुई, ठीक है, कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट मींस वर्क डन हुआ, एनर्जी ट्रांसफर। वर्क क्या है, एनर्जी को ट्रांसफर करने का एक वे है मेरे पास। ठीक है, हम सिस्टम फोर्स अप्लाई करेंगे, सिस्टम डिस्प्लेस होगा, कुछ वर्क डन होगा, कुछ एनर्जी ट्रांसफर होगी, ये सब हम कैलकुलेशन ऑफ वर्क के अंदर ही कवर करते हैं बच्चा। ठीक है, तो बात चल रही थी आपकी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किस चीज का है, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है बच्चा, इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जिस पॉइंट पर आप फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जिस पॉइंट पर आपने फोर्स को अप्लाई किया उस पॉइंट का कितना डिस्प्लेसमेंट हो बच्चा, हम कहेंगे इट इज अ डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज इन्वॉल्वड इन द वर्क डन कैलकुलेशन बाय या थ्रू ए पर्टिकुलर फोर्स F वेक्टर। ठीक है बच्चा, सपोज दिस इज सिस्टम, ये आपका M मास का यहां पर एक ब्लॉक रखा है, आपने इस पर फोर्स अप्लाई किया, क्या है, t इक्वल्स टू 0 सेकंड पर आपका बॉडी यहां पर है, और t इक्वल्स टू t सेकंड पर बॉडी आपकी यहां पहुंच गई है, और इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या है, S है, ये ds। तो हम क्या कहेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ds। ठीक है बच्चा, फोर्स क्या आपका F। अच्छा, अब ये बात चल रही है कि जो हम लिखते हैं F वेक्टर और S वेक्टर और लिखा है Fs cos थीटा, इसका मतलब क्या है। अब आप देखिए बच्चा, मेरे पास दो केस है, क्या केस है, फर्स्ट केस मेरे पास क्या है, फर्स्ट केस क्या है मेरे पास, अगर मैं लिखता हूं वर्क डन इक्वल्स टू F वेक्टर डॉट S वेक्टर, और मैंने लिखा इसे Fs एंड एंगल बिटवीन थीटा का cos फंक्शन Fs cos थीटा। अब मैं इसे दो टर्म में लिख सकता हूं, फर्स्ट तो मेरे पास क्या है, जब मैं लिखता हूं F इंटू S cos थीटा या ds cos थीटा, अगर आप डिस्प्लेसमेंट को ds कंसीडर कर रहे हैं, या S इंटू F cos थीटा, दैट मींस फोर्स इंटू S cos थीटा, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और हमने इसे क्या लिखा, S इंटू F cos थीटा, डिस्प्लेसमेंट इंटू कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर ये आपकी डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट की, और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वहां से आपका एंगल थीटा है, तो मैं लिखूंगा F cos थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट, F cos थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट ds। या फिर मैं क्या कर सकता हूं, जो मेरे पास ये S वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है, मैं उसे फोर्स की डायरेक्शन में ले आता हूं, और ये बच्चा अगर ds है या S है मेरे पास, तो बन जाएगा आपके पास क्या, ds cos थीटा। जिस एक्सिस से एंगल थीटा बनेगा उस एक्सिस में जो कंपोनेंट जाएगा इट इज द cos फंक्शन, तो ds cos थीटा। क्लियर? तो मैं लिख सकता हूं वर्क डन इक्वल्स टू Fs cos थीटा, और मेरे पास दो मेथड है, दैट मींस F इंटू S cos थीटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एंड अनदर वन इज डिस्प्लेसमेंट इंटू कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट मींस S इंटू F cos थीटा। क्लियर बच्चे? तो मेरे पास दो टर्म हो गई। अच्छा,
हमने बात कर लिया कि हम इस तरीके से लिख सकते हैं एट द एंड बात क्या है कि जिस डायरेक्शन में आपको फोर्स लेना है उस डायरेक्शन में आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, या फिर जिस डायरेक्शन में आप डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं उस डायरेक्शन में आपको क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। ठीक है, तो फोर्स का हम कंपोनेंट ले लेंगे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, या हम डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट ले लेंगे फोर्स की डायरेक्शन में। ठीक है, हमने बात की आपकी एंगल की बिटवीन, एंगल क्या है इनके बीच का। हमने बात की डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। अच्छा, मैंने इस सिस्टम पर फोर्स अप्लाई किया। अब तक जो हम मैकेनिक्स में पढ़ते आ रहे हैं उसमें क्या है, बॉडी एक रिजिड बॉडी है। बॉडी क्या है, एक रिजिड बॉडी है। तो जितना आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही आपका किसका होगा, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा। और हम कह रहे हैं कि बॉडी आपकी इस पॉइंट से इस पॉइंट से डिस्प्लेस हुई, हम वहां पर पॉइंट का जो है जिक्र नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि बॉडी क्या है, आपकी रिजिड बॉडी है। क्या है, बॉडी आपकी रिजिड बॉडी है। और रिजिड बॉडी के केस में क्या है, रिजिड बॉडी केस में क्या है, जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट है वही डिस्प्लेसमेंट है आपका किसका बच्चा, सिस्टम का या आपके ब्लॉक का। ठीक, बट अगर इन केस हमारे पास बॉडी क्या है, रिजिड नहीं है और हम इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो बॉडी आपकी डिफॉर्म हो रही है। सपोज मेरे पास बच्चा क्या है, एक वॉल है और ये सरफेस है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास एक स्पंज है। ठीक, ये मेरे पास एक स्पंज है। अब मैं इस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं, फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। अब मैं जिस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं क्या होगा बच्चा, आफ्टर सम टाइम दिस पॉइंट इज टर्न्स इनटू दिस कर्व। आपका ये शेप आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी, इस पॉइंट की आपकी शेप आ जाएगी। तो इन पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है, सपोज इट इज ds, और हम यहां अप्लाई करते हैं वेक्टर फोर्स F। ठीक है, तो इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हुआ, इस पॉइंट के आप रेस्पेक्ट से देखेंगे वर्क डन हुआ, लेकिन पूरा सिस्टम का डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं हुआ। तो सिस्टम को अगर आप कंसीडर करेंगे कि इस पूरी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 तो वर्क डन 0 हुआ। पर अगर हमें क्या देखना है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, तो इस केस में वर्क डन बच्चा हुआ। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये हमने बता दिया आपका। ठीक है, दूसरी बात मुझे क्या बतानी थी आपको, जो बच्चा मैंने लिखा वर्क डन इक्वल्स टू Fs cos थीटा, ये लिखा। हमने बात की डिस्प्लेसमेंट की, हमने बात की cos थीटा की, लेकिन फोर्स अभी तक बचा रहा। तो फोर्स को कैसे जाने दे, फोर्स तो इंपोर्टेंट है, फोर्स तो इंपोर्टेंट है, फोर्स को कैसे जाने दे। तो वर्क डन के अंदर फोर्स की बेसिक डेफिनेशन क्या है, फोर्स की टेंडेंसी होती है जो हमारे पास सिस्टम है उसे डिस्प्लेस करने की या उसके ओरिएंटेशन को आपका क्या करने की, ओरिएंटेशन से हमें उसे अलग ऑर्डर में लेकर के जाना है। दैट मींस अगर मैंने सिस्टम में फोर्स अप्लाई किया तो क्या होगा, बॉडी को डिस्प्लेस होगी। ये टेंडेंसी है फोर्स की, रिजल्ट डिस्प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा वो हमें नहीं पता, वो डिपेंड करता है हम फोर्स कितने न्यूटन का अप्लाई कर रहे हैं, कितने अमाउंट में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इट इज डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फोर्स, कितने न्यूटन का हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। बट फोर्स की टेंडेंसी क्या है, आपकी बॉडी को डिस्प्लेस करने की, डिफॉर्म करने की। ठीक है, हमें उसे क्या करना है, जो उसकी ओरिएंटेशन उसे करना है, खराब करना है। अगर मेरे पास ये पोजीशन है, इस पोजीशन में वॉल है, ठीक है, और मैं इसमें फोर्स अप्लाई करता हूं, तो मैं क्या चाह रहा हूं कि ये वॉल आपकी बैक डायरेक्शन में चली जाए, जो इसकी पोजीशन है वो चेंज है। तो फोर्स की टेंडेंसी क्या है, पोजीशन को चेंज करने की किसी सिस्टम के। ठीक है, होगा ये नहीं होगा, इट डिपेंड अपॉन द फोर्स की वैल्यू, कि कितने न्यूटन का आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। ठीक, जो वर्क डन के अंदर हम फोर्स लेकर चलते हैं बच्चा, वो दो टाइप के लेकर चलते हैं। कौन कौन से, आपका कंजर्वेटिव फोर्स और एक आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। जब हम कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन करेंगे बच्चा, तो वहां पर हम आपको बताएंगे कि कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का क्या क्या रोल है, किसकी वजह से वर्क डन 0 आता है, किसकी वजह से वर्क डन नॉन 0 होता है। और आपका बेसिकली बस मैं आपको इतने में बताऊंगा अभी यहाँ पर कि जो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है बच्चा, इनका बेसिक कंसेप्ट है कि पाथ पर डिपेंड करता है और पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अच्छा हमने फोर्स की बात की, डिस्प्लेसमेंट की बात की, cos थीटा की बात की। अभी बच्चों के दिमाग में पूरा डाउट क्लियर नहीं हुआ, बच्चों को अभी भी डाउट आ रहा है कि सर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या बता रहे हैं। हम सभी अपने घर में सोते हैं, जिस बेड पर हम सोते हैं वहां गद्दा होता है। अगर हम उस गद्दे पर एक अपनी फिंगर से फोर्स अप्लाई करते हैं, क्या होता है, गद्दा नीचे की डायरेक्शन में जाता है। जिस डायरेक्शन में आप फोर्स कर रहे हैं बॉडी के, क्या होगा, आपका जो गद्दा है जो आपके जिस पर आप सोते हैं वो क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अब जाएगा उस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेकिन वो क्या है, बेड है, फिक्स सरफेस है मेरे पास नीचे जिस पर गद्दा रखा हुआ है। तो टोटल उस सिस्टम का पूरे गद्दे का तो डिस्प्लेसमेंट नहीं है, बट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट है जहां पर हमने फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं इस बात को। ठीक है,
हमने फोर्स की बात कर ली, हमने डिस्प्लेसमेंट की बात कर ली, हमने कोस्ट की बात कर ली, और हमें इतनी बात समझ में आ गई कि आपका वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। बेसिकली वर्क डन का सिस्टम सिंपल है बिल्कुल। आपने किसी सिस्टम में फोर्स अप्लाई किया, बॉडी को डिस्प्लेसमेंट हुआ, और क्या हुआ बच्चा, हमें एनर्जी हमने ट्रांसफर की। ठीक है, अच्छा अभी मैं बात करता हूं आपसे वर्क की और एनर्जी की, क्योंकि वर्क के अंदर एनर्जी की डेफिनेशन आई। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम बच्चा, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, मेरे पास क्या था, मेरे पास एक बॉडी थी, वो स्टार्टिंग में यू वेलोसिटी से आपकी क्या कर रही थी, चल रही थी। ठीक है, मोशन में थी। हमने क्या किया, उस बॉडी में फोर्स अप्लाई किया, उस बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया, तो बॉडी में क्या हुआ बच्चा, आपका एस्केलेशन जनरेट हुआ। उस वजह से जो बॉडी की वेलोसिटी थी वो आपकी इंक्रीज हो गई, और वेलोसिटी होगी आपकी फाइनल वेलोसिटी v। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है बॉडी की, u है। हमने बॉडी में फोर्स अप्लाई किया, क्या हुआ, एस्केलेशन जनरेट हुआ। कितना हुआ, कंसीडर a, यूनिफॉर्म एस्केलेशन है, हम चेंज नहीं कर रहे हैं बार बार। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है बच्चे मेरे पास, v है। क्लियर। अच्छा दूसरी बात, अब सपोज कीजिए जब हमने फोर्स अप्लाई किया, एस्केलेशन जनरेट हुआ, और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, s हुआ। बॉडी डिस्प्लेसमेंट कितनी बच्चा आपका, s हुई। तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ 1D क्या है, जिससे मैं बता सकता हूं कि आपके चारों जो मेरे पास वेरिएबल है u, v, a और s, इनका मैं यूज कर लूं। दैट्स मीन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है बच्चा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू a इंटू s। अच्छा जो एस्केलेशन है बच्चे क्या है, नेट एस्केलेशन है। ठीक है, टोटल जो आपका एस्केलेशन हुआ, बॉडी सरफेस पर चल रही थी, वहां फ्रिक्शन था, हमने फोर्स अप्लाई किया, तो टोटल नेट एस्केलेशन कितना हुआ, हमने बॉडी में फोर्स अप्लाई किया, कुछ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जो बॉडी का रेजिस्ट करेगा वेलोसिटी चेंज करने से। ठीक है, इट इज द नेट एस्केलेशन। तो हम क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2। सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन बच्चा, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या कहता है, अगर मैं किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करूं तो उसका मोमेंटम कंजर्व रहता है, और जो उसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखते हैं बच्चे, क्या लिखते हैं, f इक्वल टू f वेक्टर इक्वल टू m वेक्टर डॉट a वेक्टर, ये लिखते हैं। हम एस्केलेशन को इस टर्म में लिखते हैं, f वेक्टर अपॉन m, ये तो मास है आपका, इनटू s। क्लियर बच्चा, ये आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट s वेक्टर। ठीक है बच्चा, क्लियर। अब यहां देखते हैं, mv स्क्वायर माइनस mu स्क्वायर इक्वल टू 2 डॉट f वेक्टर डॉट s वेक्टर। अच्छा एस्केलेशन क्या पास नेट है, तो फोर्स क्या होगा, नेट होगा कि नहीं होगा। कुछ फ्रिक्शन फोर्स था जो रेजिस्ट कर रहा था, हमने सिस्टम फोर्स अप्लाई किया, इट इज द नेट फोर्स, जिसकी वजह से आपका नेट एस्केलेशन जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है बच्चा आपका, वर्क डन, और कौन सा है, नेट वर्क डन है। क्या है बच्चा, नेट वर्क डन है। तो वर्क डन नेट या नेट वर्क डन इक्वल टू, अच्छा अगर मेरे पास फाइनल वेलोसिटी v है तो मैं कह सकता हूं कि हाफ mv स्क्वायर इज द फाइनल वेलोसिटी, सॉरी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, क्या कह सकता हूं उसे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल f, और u आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, तो मैं कह सकता हूं हाफ mu स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो मैं लिखूंगा w नेट, दैट मींस वर्क डन नेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हमें इस बात से ही पता लग गया कि आपका वर्क और एनर्जी के बीच में रिलेशन है, और रिलेशन है भी, हम बचपन से पढ़ते आ रहे कि वर्क एनर्जी एक ही फॉर्म होती है। कुछ केस में वर्क एनर्जी सेम है। अगर मैं बात करता हूं यूनिट की आपसे, इन केस ऑफ यूनिट, तो आप क्या बोलेंगे, वर्क यूनिट क्या आपके पास, जूल है, और एनर्जी यूनिट भी क्या आपके पास, जूल है। तो कुछ केस में सेम है। ठीक है, अच्छा हमने बात कर ली कि आपका वर्क जो था फार्मूला एफ एस कॉस थीटा, फोर्स की बात की, डिस्प्लेसमेंट की बात की, कॉस थीटा की बात की। ठीक, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि नया कंसेप्ट आपको देता हूं। क्या कंसेप्ट है बच्चा, कंसेप्ट ये है, ध्यान समझिए, अगर आपका वर्क डन, अगर आपका वर्क डन इक्वल टू जीरो है, तो क्या फोर्स की इंपोर्टेंस नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है, फोर्स की इंपोर्टेंस है। लिखते हैं इफ वर्क डन इक्वल टू जीरो, it does not mean there is no importance of force, फोर्स की इंपोर्टेंस है। इसे हम एग्जाम्पल समझते हैं, कैसे, देखिए अब आप समझिए इसे इस तरीके से बच्चा,
मेरे पास क्या है, हम सभी ने देखा है अपने घर में घड़ी होती है या घंटा घर वाली घड़ी देखी है, ठीक है, या अगर आपने लैब गए हैं, आपने लैब में देखा होगा सिंपल पेंडुलम होता है, ठीक है बच्चा, वो क्या करता है आपका, ये पेंडुलम है, ये क्या होता है, इसका डोरी है और ये आपका क्या है, एम मास का लोलक है, ठीक है। अब क्या करेगा, जब ये आपका ऑस्किलेट करता है इस डायरेक्शन में बच्चा, कुछ इस तरीके का पाथ होगा कि नहीं होगा, एट टाइम टी आपका ये इस डायरेक्शन में है, ये t इक्वल टू 0 पर है बच्चा, ये t इक्वल टू t सेकंड पर है, ध्यान से देखिए, ठीक, क्या होगा, m मास का है। अब ये आपका m मास का एक वेट लटका हुआ है, इससे हैंग हुआ है बच्चा, ये आपको क्या होगा, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इस डोरी में क्या होगा, टेंशन होगा कि नहीं होगा, इस डोरी में क्या होगा, टेंशन होगा t, ठीक। अगर एट ए पॉइंट t इक्वल टू t सेकंड पर मैं देखूं बच्चा इंस्टेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या इस डायरेक्शन में है, अगर मुझे कर्व पर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। अच्छा, अगर मैं इस केस में देखता हूं तो इनके बीच का एंगल कितना है, टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का 90 डिग्री। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि वर्क डन थ्रू टेंशन इक्वल टू, आप क्या बोलेंगे, 0, क्यों, एंगल क्या है, 90 डिग्री है, बट एंगल तो 90 डिग्री है, वर्क डन तो 0 है, पर ऐसा है कि फोर्स की इंपोर्टेंस नहीं है, फोर्स की इंपोर्टेंस है, क्यों नहीं, क्यों है इंपोर्टेंस, अगर ये फोर्स नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा, तो क्या आपका पेंडुलम ऑस्किलेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं है बच्चा, अगर फोर्स की वर्क डन की वैल्यू 0 है तो फोर्स की इंपोर्टेंस नहीं है, ठीक है, फोर्स की इंपोर्टेंस है। अब एक और एग्जांपल से हम समझ सकते हैं इस चीज को, सपोज कीजिए मेरे पास, अच्छा हम सब जानते हैं कि हमारी अर्थ क्या करती है, रोटेट करती है, ठीक है, सन कह रहा हूं, ठीक है, तो सपोज इट इज सन, सन है, यहां पर क्या है, आपकी अर्थ है, ठीक। अब क्या कर रही है, अर्थ रोटेट कर रही है, कुछ इस टाइप से पाथ होगा इसका, और ये सर्कुलर मोशन में रोटेट करती है, किस मोशन में, सर्कुलर मोशन में, ठीक। अब क्या होगा बच्चा, अगर स्पेस में मेरे पास दो मास के ऑब्जेक्ट हैं तो क्या हो रहा होगा, अगर इसके मास को हम ms कह देते हैं और इसके मास को me कह देते हैं बच्चा, तो क्या होगा, इस पॉइंट पर इन दोनों आपके मास सन और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा होगा, 9th क्लास में हमने पढ़ा है, और इनके बीच डिस्टेंस क्या है, r है, वो फोर्स क्या होगा, F इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G ms मास ऑफ सन मास ऑफ अर्थ me अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगी, सन अर्थ को अपनी डायरेक्शन में खींचना चाहेगा और अर्थ सन को अपनी डायरेक्शन में, ठीक है, तो इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्शन, ठीक है बच्चा। अगर मैं एक इंस्टेंट पॉइंट की बात करता हूं, एट ए इंस्टेंट आपका अर्थ का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, रोटेट कर रही है और सर्कुलर मोशन में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी इस पॉइंट पर, वो क्या होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट ds, ठीक। और इनके बीच का एंगल जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है, इनके बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। अगर मैं आपसे पूछता हूं वर्क डन थ्रू ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आप क्या कहेंगे मुझसे, 0, बिल्कुल 0 है, एंगल क्या है, 90 डिग्री, और cos 90 का होता है 0, तो आपके पास वर्क डन तो क्या है, 0 ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू। बट अगर वर्क डन 0 है तो क्या फोर्स की इंपोर्टेंस नहीं है, फोर्स की इंपोर्टेंस है। अगर ये फोर्स एक्ट नहीं होगा बच्चा, तो हमारे अर्थ पर जो दिन और रात होते हैं वे दिन और रात नहीं होंगे, अर्थ क्या कर पाएगी, अपना रोटेट नहीं कर पाएगी, जो इसके चक्कर लगा रही है राउंड राउंड, वो नहीं होगा, ठीक है बच्चा। तो फोर्स की इंपोर्टेंस है, ठीक है, अगर वर्क डन 0 है इसका मतलब ये नहीं फोर्स की इंपोर्टेंस नहीं है, फोर्स की इंपोर्टेंस है, ठीक। अब कुछ हम क्वेश्चन हल करते हैं, कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वर्क फ्रॉम पॉइंट A 1 to 1 टू पॉइंट B 3 4 2 एंड फोर्स वेक्टर में दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। अच्छा i j के हम सभी जानते हैं क्या होता है, i x डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर, j y डायरेक्शन के लिए और k z डायरेक्शन के लिए, ठीक है। अच्छा वर्क डन का हमारे पास फार्मूला क्या था बच्चा, वर्क डन का फार्मूला fd वर्क डन इक्वल्स टू f वेक्टर डॉट s वेक्टर, s वेक्टर क्या था, डिस्प्लेसमेंट था, ठीक। मेरे पास पॉइंट A, मेरे पास पॉइंट B है। अच्छा अगर मैं पॉइंट A को वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, a वेक्टर इक्वल्स टू 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 1k कैप। 1 आपका x कोऑर्डिनेट था, इसलिए मैंने i यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल किया, यूज किया, ताकि इसकी डायरेक्शन मुझे शो हो सके। इट इज द पॉइंट, इट इज द वेक्टर, वेक्टर में पॉइंट भी होगा, डायरेक्शन भी होगी, मैग्नीट्यूड भी होगा। तुमने लिखा 1i कैप, 2 आपका y डायरेक्शन में 2j कैप, 1 आपका k डायरेक्शन z डायरेक्शन में था तो 1k कैप, क्लियर। सिमिलरली पॉइंट b को लिख सकते हैं, वेक्टर b इक्वल्स टू 3i कैप 4j कैप 2k कैप। 3i कैप 3x कोऑर्डिनेट था और x डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर क्या हमारे पास i कैप। 4 आपका y कोऑर्डिनेट था
और आपका वाई डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर क्या है मेरे पास, जे कैप, और 2 आपका जेड कोऑर्डिनेट था और जेड डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर क्या है बच्चा, के कैप। तो बी वेक्टर क्या लिखा, 3i कैप 4j कैप 2k कैप। क्लियर। अब मैं डिस्प्लेसमेंट लिख सकता हूं, अगर मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है तो मैं क्या लिख सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख सकता हूं बच्चा, डिस्प्लेसमेंट दैट मींस ए बी वेक्टर, मुझे ए से बी जाना है तो मैं क्या लिखूंगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। क्लियर। बी वेक्टर क्या है मेरे पास, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप माइनस ए वेक्टर क्या है, i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। क्लियर। और बच्चे जब मैं इसे रिजल्ट निकालूंगा तो क्या होगा मेरे पास सोल्व करने पे, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ये मेरे पास नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ किसका, आपका a पॉइंट से b पॉइंट जाने में, दैट मींस s वेक्टर। a भी क्या है, s वेक्टर ही तो है। ठीक। और मेरे पास वर्डन क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का आपका क्या बच्चा, डॉट प्रोडक्ट। क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। तो फोर्स वेक्टर मेरे पास गिवन है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैं निकाल लिया, सवाल सॉल्व। क्लियर। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेईई मेन में। ठीक है। तो वर्ड क्या लिखूंगा मैं, फोर्स वेक्टर दैट मींस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। क्लियर। डॉट एस वेक्टर क्या मेरे पास, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, i यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई i यूनिट वेक्टर से होगी, दैट मींस i डॉट i क्या होता है मेरे पास, i डॉट i इक्वल्स टू j डॉट j इक्वल्स टू k डॉट k क्या होता है 1। अगर मुझे लिखना है i डॉट j डॉट k और k डॉट i क्या होता है 0। i डॉट i वेक्टर आपका एस डायरेक्शन के लिए था और i कैप एस डायरेक्शन के लिए, इनके बीच का एंगल क्या है 0 डिग्री। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बच्चा इनका 1, cos की वैल्यू क्या है 1। ठीक। j डॉट j k डॉट k और i डॉट i इसकी वैल्यू क्या आपके पास 1 हुई। ये क्या है, यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड क्या बच्चा 1 है। अगर मुझे i डॉट i लिखना है दैट मींस i वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 इनटू एंगल बिटवीन देन 0 डिग्री, तो इसकी वैल्यू क्या बच्चा 1 हो गई। तो i डॉट i j डॉट j और k डॉट a की वैल्यू क्या है 1 है। ठीक। j डॉट k डॉट i और i डॉट j की वैल्यू क्या है 0 है। क्यों, एंगल बिटवीन j एंड k y डायरेक्शन और z डायरेक्शन के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री। अगर cos 90 तो वैल्यू क्या हुई 0। ठीक है। तो i डॉट i इसका मतलब क्या बचा, जो आपके डॉट प्रोडक्ट में सेम यूनिट वेक्टर है उनकी मल्टीप्लाई करने में 1 आएगा, अदरवाइज आप दूसरे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चा 0 आएगा। ठीक है। तो लिखते हैं 2 डॉट डॉट 2 into 2 that means 4 plus 3 into 2 6 plus 2 into 1 that means 2। तो 6 10 6 और प्लस 4 2 और आप कितना आए बच्चे 12 जूल। इस केस में अगर मीटर और आपको फोर्स न्यूटन में दिया तो आप जूल लिख सकते हैं या फिर यूनिट। ठीक है। तो हमने इस तरीके से सॉल्व किया क्वेश्चन को और मेरे पास क्या है बच्चा, जो वर्क डन मुझे कैलकुलेट करना पड़ा ए पॉइंट से बी पॉइंट को जाने के लिए और इस फोर्स की वैल्यू के साथ, कौन से फोर्स की वैल्यू के साथ, 2i कैप 3j कैप 2k कैप के साथ कितना वर्क होगा बच्चा 12 जूल होगा। ठीक है। ठीक। अब हम इसे दूसरे तरीके से सोचते हैं। क्या सोचते हैं अब हम, अच्छा मेरे अगर मैं कंसीडर करता हूं मुझे वर्क डन निकालना है तो वर्क डन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट ds, बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट ds को मैं क्या लिख सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट ds आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा डिस्प्लेसमेंट ds, टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा। इसे मैं लिखता हूं dx i कैप दैट मींस x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, बहुत छोटा सा, बहुत स्मॉल dx। और i कैप हमने क्या किया बच्चा, यहां पर डायरेक्शन को शो किया x डायरेक्शन को, प्लस dy j कैप y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट dy और डायरेक्शन किससे बताया हमने j से। ठीक। प्लस dz k कैप। ठीक। तो हमने डिस्प्लेसमेंट को लिख दिया dx i कैप dy j कैप एंड dz k कैप। क्लियर है, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है। ठीक। तो हम लिखते हैं इंटीग्रेशन f वेक्टर और ds वेक्टर हमने क्या लिखा, dx i कैप dy j कैप एंड dz k कैप। फोर्स हमारे पास क्या गिवन है बच्चा, फोर्स क्या गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप इंटू dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। क्लियर बच्चे। अब मैं क्या करूंगा, i डायरेक्शन जो हमारे पास x डायरेक्शन है, x डायरेक्शन के फोर्स का कंपोनेंट जो x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, हम क्या करेंगे डॉट प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है। दैट मींस मैं लिखूंगा 2dx प्लस इंटीग्रेशन 3dy प्लस इंटीग्रेशन 2dz।
आई डॉट आई आपका 1 हो गया, जे डॉट जे आपका 1 हो गया, के डॉट के आपका 1 हो गया। क्लियर? 2 इंटू डीएक्स इंटीग्रेशन 3 इंटू डीवाई इंटीग्रेशन 2 इंटू डीजेड इंटीग्रेशन 2 यूनिट क्या है आपके पास, जो एक्स डायरेक्शन में फोर्स कंपोनेंट आपका रेस्पॉन्सिबल है डिस्प्लेसमेंट के लिए। 3 यूनिट क्या है, जो आपके पास फोर्स कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल है वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के लिए। और 2 क्या है मेरे पास, 2 यूनिट फोर्स वो कंपोनेंट है जो रेस्पॉन्सिबल है जेड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के लिए। अच्छा, हम किस पॉइंट से किस पॉइंट में मूव कर रहे हैं? अगर मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट की बात करूं तो ए पॉइंट पर एक्स कोऑर्डिनेट था 1, बी पॉइंट पर एक्स कोऑर्डिनेट 3, दैट मींस मैंने एक्स डायरेक्शन में क्या डिस्प्लेसमेंट किया, 1 पॉइंट से 3 पॉइंट तक, दैट मींस 1 2 3। क्लियर? वाई डायरेक्शन में क्या हुआ, स्टार्टिंग में वाई डायरेक्शन के लिए मेरे पास कंपोनेंट था आपका 2, कोऑर्डिनेट था 2, और जब मैं बी पॉइंट पर गया तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया बच्चा 4, तो मैंने आपका 2 से 4 मूव किया वाई डायरेक्शन में। क्लियर? सिमिलरली जेड के लिए मैंने क्या किया, 1.1 से बच्चा में कहां गया आपका 2, ठीक है, 1 से 2। अब मेरा काम आसान हो गया। कैसे? मेरे पास डायरेक्शन आ गई है, फोर्स के कंपोनेंट जो जिस डायरेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है उसे मैंने लिख लिया। ठीक है, अब मैं क्या लिख सकता हूं बच्चा, मैं लिख सकता हूं 2 तो आपका कांस्टेंट है, 3 आपका कांस्टेंट है, 2 आपका कांस्टेंट है अगेन, तो ये तो आपके बाहर आ जाएंगे 2। अच्छा, अब एक बात समझिए मेरी आप, अगर मैं आपसे कहता हूं इंटीग्रेशन, बेसिक मैथमेटिक्स को आप समझिए, इंटीग्रेशन x की पावर n dx क्या होता है मेरे पास, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, कांस्टेंट जब आपके पास लिमिट नहीं है, अगर लिमिट है तो आप लिमिट पुट कीजिए। ठीक है, अगर मेरे पास लिखा है x की पावर 0 dx तो मैं क्या करूंगा इसका, x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, और बच्चे के पास क्या आ जाएगा x अपॉन 1, दैट मींस x, और प्लस c जो कांस्टेंट है आपका इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं वहां पर वर्क डन क्या था मेरे पास, वर्क डन क्या था, इंटीग्रेशन 2 dx इंटीग्रेशन 3 dy और इंटीग्रेशन 2 dz। लिमिट क्या थी आपकी 1 से 2, अगेन एक बार देख लेते हैं क्या लिमिट थी मेरे पास, 1 से 2, 1 से 3, 2 से 4, 1 से 3 और 2 से 4, 1 से 3, 2 से 4 और 1 से 2। क्लियर? अब देखते हैं 2 इंटीग्रेशन dx, दैट मींस x की पावर 0 dx, x की पावर 0 dx क्या था, x प्लस c। जब मेरे पास लिमिट नहीं थी, मेरे पास क्या है पर लिमिट है, तो x 1 2 3 प्लस 3 y की पावर 0 इंटू dy, दैट मींस y प्लस c, और मेरे पास यहां लिमिट है तो मैं कांस्टेंट नहीं लिखूंगा, 2 से 4 प्लस 2 इंटू इंटीग्रेशन dz, z की पावर 0 इंटू dz, दैट मींस z प्लस c, मेरे पास लिमिट है मैं कांस्टेंट नहीं लिखूंगा, z 1 से 2। अब क्या आता है मेरे पास 2 इंटू 3 माइनस 1 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 2 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 1, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, दैट मीन्स 12 यूनिट या 12 जूल हम कह सकते हैं। इस केस में मेरे पास क्या बच्चा वर्डन आपका 12 यूनिट आया, तो हम इस तरीके से वर्डन कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो हमने पहला आपका देखा था, दैट मीन्स आपका डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर क्वांटिटीज, हम उस तरीके से भी आपको सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या कहता है आपका जेईई मेंस में, नीट में बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, क्या कहता है कि आपका वर्क डन 0 है, एफ वेक्टर दिया है, उसमें हमने एक जो कोऑर्डिनेट था x का y का z का जो कोफिशिएंट था उसे हमने कोई कांस्टेंट लिख दिया, अल्फा बीटा गामा जेड कुछ भी लिख दिया है। ठीक है, और क्या कह रहा है आपसे, उसकी वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, तो आपको क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट को 0 इक्वल रखना है। ठीक, और वहां से क्या जाएगा आपके पास अल्फा जेड, ये जो भी आपको कांस्टेंट पूछा है क्वेश्चन में उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरे पास क्या बच्चा एक ब्लॉक रखा है, क्या रखा है 2 kg का एक ब्लॉक है। ठीक, इस पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 10 न्यूटन का। अगर मैं एक सिस्टम फोर्स इस तरीके से अप्लाई करता हूं तो उसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा आपके पास। ठीक, क्लियर? डिस्प्लेसमेंट से इसका एंगल कितना बचा, 37 डिग्री। कितना है एंगल, 37 डिग्री। इसका मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में नहीं है। अब हमें कंपोनेंट लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो देखते हैं, ये फोर्स आपका 10 न्यूटन था, इसने डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन से पॉजिटिव एक्स एक्सिस अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, कितना एंगल बनाया 37 डिग्री। कितना बनाया 37 डिग्री, और जिस एक्सिस से एंगल बनाया है उसमें कंपोनेंट क्या जाएगा, कॉस का जाएगा, दैट मींस f cos 37, और उसका वर्टिकल कंपोनेंट f sin 37, f sin 37।
ये हो गया हमारे पास f sin 37, ठीक। अच्छा tan 37 की वैल्यू क्या होती है मेरे पास 3/4, और मुझे sin 37 की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा 3/5, और cos 37 की बच्चा 4/5। ये वैल्यू आपकी आ गई बेसिक मैथमेटिक्स है 9th क्लास की। tan 37 की वैल्यू होती है 3/4, और cos की हमने निकाली और आपकी sin की निकाली, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमने हाइपोटेनस निकाला पाइथागोरस थ्योरम से। sin थीटा क्या होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और cos थीटा क्या होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनस, और हमने इसकी वैल्यू निकाल ली, ठीक। तो मेरे पास फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन के लिए रिस्पांसिबल है उसकी वैल्यू कितनी आई 10 इंटू cos 37 की वैल्यू कितना बचा 4/5, और ये आई मेरे पास 8 न्यूटन। जिस डायरेक्शन में फोर्स आपका अप्लाई हो रहा है उस डायरेक्शन के लिए 8 न्यूटन का फोर्स रेस्पॉन्सिबल है। भले ही हम उस सिस्टम पे 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, पर जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस डायरेक्शन के लिए 8 न्यूटन का फोर्स रेस्पॉन्सिबल है, ठीक। म्यू इक्वल टू 0 हमें गिवन है। क्या है म्यू इक्वल टू 0 हमें गिवन है। इसका मतलब क्या है कि स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन है नहीं। अच्छा अगर t इक्वल टू 0 सेकंड पर u इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है कि बॉडी आपकी स्टार्टिंग में क्या थी रेस्ट पर थी, ठीक। अच्छा मेरे पास जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस डायरेक्शन में फोर्स आ गया है। क्या मैं उस डायरेक्शन में नेट आपका s कैसे निकाल सकता हूं a नेट क्या होगा मेरे पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन f वेक्टर अपॉन m वेक्टर लिख लिया वहां से बच्चा। m वेक्टर क्या है मेरे पास जिस डायरेक्शन में हम बात कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जिस डायरेक्शन में हो रहा है, किस डायरेक्शन में हो रहा है s डायरेक्शन में, कितनी वैल्यू 8, मास कितना है आपके पास 2 किलोग्राम, तो कितना आता है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। हमने सिस्टम पे फोर्स अप्लाई किया, सिस्टम कुछ आपका डिस्प्लेस होगा, कुछ डिस्प्लेस होगा नहीं होगा। हमसे कह रहा है इन t इक्वल्स टू 2 सेकंड कैलकुलेट द वर्क डन, और ये वर्क किसके थ्रू निकलवा रहा है हमसे फोर्स के थ्रू निकलवा रहा है, वर्क डन थ्रू F फोर्स, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे अच्छा आपके पास s कैसे कितना है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ s, हम लिख सकते हैं s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और बच्चे क्या है u की वैल्यू तो मुझे क्या गिवन है आपके पास 0 गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है, ठीक। 1/2 a की वैल्यू क्या बच्चे पास 4 इनटू t की वैल्यू क्या है मेरे पास टाइम 2 सेकंड कह रहा है 2 का स्क्वायर, और ये आता है मेरे पास 8 मीटर। बॉडी आपकी t इक्वल्स टू 2 सेकंड पर आपकी कितनी डिस्प्लेस हुई 8 मीटर डिस्प्लेस हुई, ठीक। मुझे पता लग गया कि आपके पास बॉडी 8 मीटर डिस्प्लेस हुई, डिस्प्लेसमेंट कितना है 8 मीटर है। अच्छा मेरे पास वर्क डन क्या होगा वर्क डन थ्रू F फोर्स क्या होगा, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस डायरेक्शन के लिए कितना फोर्स रेस्पॉन्सिबल है 8 न्यूटन, उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है 8 मीटर, तो मैं लिखूंगा वर्क डन थ्रू F फोर्स, F डायरेक्शन के लिए जो फोर्स रेस्पॉन्सिबल है आपका S डायरेक्शन के लिए डिस्प्लेसमेंट के लिए 8 न्यूटन इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना बच्चा 8 मीटर, और ये आता है मेरे पास 64 जूल। 64 जूल मुझे बच्चा क्या करना पड़ेगा वर्क डन करना पड़ेगा आपको इस सिस्टम को 8 मीटर डिस्प्लेस करने में t इक्वल टू 2 सेकंड में, ठीक है बच्चा। मैं समझता हूं आपके यहां से कंसेप्ट फोर्स का और डायरेक्शन का क्लियर हुआ होगा, ठीक है। हमने सिस्टम फोर्स अप्लाई करा, ये आपकी वैल्यू हो गई, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अच्छा एक बात और बच्चा आपसे मैं बता रहा था कि आपका वर्क डन 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, उसे हम एक एग्जांपल से और समझ सकते हैं। कैसे, ये मेरे पास m मास का एक ब्लॉक है, मैंने बच्चा इस पे क्या किया फोर्स अप्लाई किया, और डिस्प्लेसमेंट से इसकी डायरेक्शन क्या है बच्चे थीटा एंगल पर है, और इस डायरेक्शन में क्या है डिस्प्लेसमेंट है ds, ठीक। अब क्या हो रहा होगा इस बॉडी का वेट है जो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होगा m इंटू जी, सरफेस पर है, सरफेस एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगी दैट मींस n नॉर्मल रिएक्शन, ये क्या है आपकी नॉर्मल रिएक्शन n, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं कि वर्क डन थ्रू नॉर्मल फोर्स क्या होगा नॉर्मल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ds एंड एंगल बिटवीन देम, एंगल क्या बच्चों के बीच का 90 डिग्री, कितना एंगल 90 डिग्री cos 90, तो आपके पास वैल्यू क्या है इसकी 0 आएगी नहीं। अगर मैं mg के थ्रू वर्क डन निकालूं वर्क डन थ्रू mg, तो क्या होगा वर्क डन थ्रू mg क्या होगा मेरे पास mg इंटू डिस्प्लेसमेंट ds और एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड mg cos 90, इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। और अगर मैं F फोर्स के थ्रू निकालूंगा दैट मींस F इंटू ds वर्क डन थ्रू F फोर्स। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट किया क्या आया था बच्चा पॉजिटिव आया था, कैसे क्योंकि एंगल क्या है थीटा की वैल्यू क्या है लेस देन 90 डिग्री, तो मैं क्या लिखूंगा F डॉट ds इंटू cos थीटा,
और थीटा की वैल्यू क्या है, लेस देन 90, तो वर्डन क्या आएगा मेरे पास, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम आपका नॉर्मली कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चा। ठीक है, अच्छा दूसरी बात और, अगर मैं इस केस में कहूं, अच्छा अगर ये आपका सिस्टम जो है एक रफ सरफेस पर है, कैसी सरफेस पर है, रफ सरफेस पर है, तो वहां पर कुछ आपको क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन लग रहा होगा, और उसकी कोफिशिएंट क्या है, म्यू है। लेट कंसीडर क्या कोफिशिएंट, म्यू है। तो फ्रिक्शन डायरेक्शन क्या होगी, बॉडी आपकी इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रही है, तो फ्रिक्शन डायरेक्शन क्या होगी, जस्ट अपोजिट, इसका रेज करेगी एफएस, और उसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चा, म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल फोर्स एंड, क्लियर। अच्छा अब मैं आपसे कहता हूं कि डिस्प्ले, आपको जो वर्क डन कैलकुलेट करना है, वर्क डन थ्रू फ्रिक्शन फोर्स एफएस कितना होगा बच्चा, तो कितना होगा आपका मैग्नीट्यूड, दैट मींस म्यू एन इनटू डिस्प्लेसमेंट डीएस इनटू एंगल बिटवीन देम। अब बच्चा एंगल क्या है इनके बीच का, इनके बीच का एंगल क्या है, डिस्प्लेसमेंट और जो आपके पास फ्रिक्शन फोर्स है, इनके बीच का एंगल क्या है, 180 डिग्री है कि नहीं है। अरे डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन तो यही है, अगर हमने ऊपर की डायरेक्शन में दिखा दिया, इसका मतलब थोड़ी डायरेक्शन उधर गई है, पैरेलल है, तो एंगल कितना होगा बच्चा इसका, 180 डिग्री हुआ। और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस से cos 0, दैट मींस माइनस के 1। अरे cos 180 बच्चा, cos 180 कह सकते हैं cos 90 प्लस 90, और cos 90 प्लस क्या होता है मेरे पास, माइनस का साइन थीटा, माइनस का साइन 90, और उसकी वैल्यू कितनी है, साइन 90 1, दैट मींस माइनस 1। तो मेरे पास बच्चा जो वर्क डन आएगा वो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो एक ही एग्जांपल से हमने समझ लिया कैसे वर्क डन पॉजिटिव हो रहा है, कैसे वर्क डन निगेटिव हो रहा है, कैसे वर्क डन आपका 0 हो रहा है। ठीक है, तो इस एग्जांपल से आपको और क्लियर हुआ होगा। ठीक है, कि अगर आपकी फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के बीच का एंगल आपका 90 से अबव है या 180 से कम है, 180 है, तो उस केस में क्या होगा, वर्क डन बच्चा आपका निगेटिव होगा। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था बच्चा आपसे। क्वेश्चन क्या है, सपोज इट इज अ ट्रक, मेरे पास क्या बच्चा, एक ट्रक है। ठीक, अब क्या है, मेरे पास यहां पर एक वेज रखा है, क्या रखा है, एक वेज रखा है। ठीक, और इस वेज पर एक सपोज 2 किलोग्राम का वेट है, 2 kg, यहां पर एक वेज रखा है। ठीक है, और इस पर एक 2 kg का आपने क्या किया बच्चा, एक ब्लॉक रख दिया है। अब ये ट्रक आपका यूनिफॉर्मली 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आप क्या कर रहा है, मोशन में है। ठीक है, हमसे कह रहा है कि t इक्वल्स टू 2 सेकंड में आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है, लेकिन ये नहीं बताया अभी कि किस फोर्स के थ्रू करना है, अभी मैं बताऊंगा आपको। ठीक, पहले हम इस वेज की बात कर रहे हैं। अच्छा, इस वेज का जो हॉरिजॉन्टल से एंगल दिया है बच्चा, वो कितना दिया है, 37 डिग्री। ठीक, दूसरी बात क्या है, जो ब्लॉक है और जो वेज है इनके बीच में फ्रिक्शन है। हॉरिजॉन्टल जो आपके पास जो सरफेस है ये स्मूथ नहीं है, यहां पर क्या है, फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट क्या दिया है आपको, म्यू। अच्छा, अगर मुझे म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करना है बच्चा, क्या लिखूंगा, म्यू इक्वल्स टू tan थीटा, और थीटा कितना बचा मेरे पास, 37, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 3/4। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। अब क्या हो रहा होगा, हम इसकी एफबीडी देखते हैं। क्या हो रहा होगा बच्चा, यहां पर हो रहा होगा कुछ इस टाइप का केस कि ये आपका 2 kg का है, तो आपका जो इसका वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा 2g, और आपका जो वेज के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो अलोंग कंपोनेंट जाएगा वो क्या होगा बच्चा, 2g sin 37 डिग्री। डोंट कंफ्यूज, मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा ये कंपोनेंट आपको किस डायरेक्शन में गया है। ठीक है, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा बच्चा, 2g cos 37 डिग्री। अच्छा, ये आपका सरफेस पे रखा है, नॉर्मल एक्शन लगेगा n। अच्छा, अगर आपका नॉर्मल 2g cos 37 को बैलेंस कर रहा है, तो 2g sin 37 की वजह से आपका ब्लॉक नीचे की डायरेक्शन में आएगा, और इसे आपका बैलेंस क्या करेगा, फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन है, स्मूथ सरफेस है नहीं, तो फ्रिक्शन डायरेक्शन क्या होगी बच्चा आपके पास, ये होगी Fs, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, म्यू इनटू n। क्लियर। अब हम देखते हैं कि जो आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि आपका 2g sin 37 और 2g cos 37 कैसे लिखा गया है। देखते हैं, मेरे पास क्या है, और बच्चा एक ब्लॉक था, और यहाँ पर एक 2 kg का वेट रखा है, और ये इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2g, और आपका अलोंग दिस। अच्छा, ये एंगल कितना आपके पास, 37 है कि नहीं है। अगर मैं आपसे इस एंगल की बात करता हूँ, एंगल कितना होगा, 37 होगा कि नहीं होगा। ठीक, ये एंगल कितना होगा, 53 होगा। तो आपका इस डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट जाएगा आपका, ये आपका कंपोनेंट क्या होगा, 2g cos
53 और इसके परपेंडिकुलर 2g sin 53। अच्छा 2g cos 53 मेरे पास है, मुझे पता 37 है। मैं अगर इसे 37 की टर्म में लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा बच्चा? 2g cos 90 माइनस 37 और क्या हो जाएगा? 2g cos 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, cos का साइन sin 37। क्लियर बच्चे? तो मेरे पास जो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी? 2g sin 37 और सिमिलरली मैं 2g sin 53 लिख सकता हूं 2g cos 37। क्लियर बच्चे? तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हुआ? 2g sin 37। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी बच्चा? 2 इंटू जी की वैल्यू हम 10 कंसीडर कर रहे हैं और sin 37 लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था sin 37 की वैल्यू कितनी होती है? 3/5। cos 37 की वैल्यू कितनी होती है? 4/5। ठीक है बच्चा? तो इसकी वैल्यू कितनी? 3/5। तो 3/5 और ये हो जाएगा बच्चा आपका 12 न्यूटन। ठीक, हमसे कह रहा है कि आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है फ्रिक्शन फोर्स के थ्रू, एफएस के थ्रू। अब बताइए इसकी वैल्यू कितनी है? ठीक है। अच्छा अगर ये आपका यूनिफॉर्मली 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बच्चा आपका मूव कर रहा है, ट्रक, ये ट्रक है, ठीक है, और ट्रक पे पूरा सिस्टम रखा है, ये आपका मूव कर रहा है, तो क्या होगा बच्चे? यहां से अगर मुझे इसकी 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट पता लग जाए, S इक्वल्स टू U इंटू टी, यूनिफॉर्मली आपका क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, एस्केलेशन है नहीं, तो U इंटू टी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो 4 इंटू 2 दैट मींस 8 मीटर। 8 मीटर इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई। क्लियर? अच्छा ठीक, हमें कह रहा है कि वर्क डन आपको बताना है किसके थ्रू बच्चा? हमें बताना है वर्क डन आपका फ्रिक्शन फोर्स के थ्रू। अच्छा 2g cos 37 की वैल्यू क्या होगी? Fs की वैल्यू Fs इक्वल्स टू म्यू इंटू n, क्योंकि हमें आपका फ्रिक्शन फोर्स के थ्रू वर्क डन चाहिए। म्यू की वैल्यू कितनी है? 3/4। नॉर्मल की वैल्यू कितनी है? 2g cos 37। cos 37 की वैल्यू पुट कीजिए 3/4 इंटू 2 इंटू 10, जी की वैल्यू 10 कंसीडर कर रहे हो, cos 37 4/5। तो आपका 4 से 4 कट, 5 इंटू 2 2, और कितनी वैल्यू आई बच्चे? 2 2 एंड 3 दैट मींस 12 न्यूटन। 12 न्यूटन का फोर्स आपका फ्रिक्शन का यहां पर क्या कर रहा है? एक्ट हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में आपका ट्रक जा रहा है कितना है? 8 मीटर है। डिस्प्लेसमेंट मेरे पास आ गया, फ्रिक्शन फोर्स मेरे पास आ गया, क्या बचा? एंगल। एंगल कितना है? देखते हैं एंगल कितना है। अच्छा एंगल को देखते हैं बच्चा, एंगल कितना है। अब आप ध्यान से देखिए, डिस्प्लेसमेंट आपका इस डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन किसकी? डिस्प्लेसमेंट की है। फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्शन क्या है? ये आपके पास। एंगल बिटवीन क्या होगा बच्चे? इनके बीच का एंगल क्या होगा? cos 180 माइनस 37 होगा कि नहीं होगा? अगर ये सरफेस है आपके पास, ये एंगल 37, ये एंगल कितना बचा? 37। ये एंगल कितना है पूरा? ये एंगल पूरा कितना है? 180। तो आपको कितना बचा? 180 माइनस 37। तो एंगल बिटवीन फ्रिक्शन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 180 माइनस कितना बचा? डिस्प्ले एंगल कितना हुआ? थीटा की वैल्यू कितनी हुई मेरे पास? थीटा हमने यहां कंसीडर किया है, तो हम कुछ और एंगल ले लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो जब हम लिखेंगे वर्क डन बच्चा, वर्क डन थ्रू फ्रिक्शन, क्या लिखेंगे? फ्रिक्शन फोर्स Fs डॉट डिस्प्लेसमेंट S वेक्टर, या Fs इंटू S डिस्प्लेसमेंट और एंगल बिटवीन देम 180 माइनस 37। cos 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट क्या होगा बच्चा? माइनस ही cos थीटा होगा। तो मैं यहां से बता सकता हूं कि इसकी जो वैल्यू आई क्या आएगी बच्चा? नेगेटिव आएगी। अब आपको Fs की वैल्यू पुट करनी है, दैट मींस 12, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पुट करनी है 8, और ये क्या बनेगा? माइनस के cos 37, और cos 37 की वैल्यू कितनी है? 4/5। तो मेरे पास वैल्यू आएगी नेगेटिव 12 इंटू 8 इंटू 4/5। अच्छा, ये जो भी बच्चा आपका वर्ड हो, चाहे नेगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, ये हम सीन कर रहे हैं अगर हम ग्राउंड फ्रेम पर खड़े हैं। किस पे खड़े हैं? ग्राउंड पर खड़े हैं। ट्रक आपका मूव कर रहा है। सपोज जो ऑब्जर्वर है, जो इस पूरी जो हमारे पास इवेंट है उसे ऑब्जर्व कर रहा है, अगर ये ट्रक पे बैठ जाए तो क्या होगा? क्या इसका मोशन होगा? क्या इसका डिस्प्लेसमेंट होगा? नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क डन क्या होगा? 0। ठीक है, तो वर्क डन का जो कंसेप्ट है बच्चा, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस की सहायता से हम बता सकते हैं कि आपका बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। ठीक है बच्चा,
मैं समझता हूं आज के लेक्चर में से जो हमने कंटेंट दिया आपको समझ में आया होगा। हमने वर्क डन की आपका कैलकुलेशन कैसे करनी है उस टाइम बात की, ठीक है। अब हम देखेंगे जो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है उनका क्या रोल है वर्क डन के अंदर, ठीक है। और जो हमने आज देखा था कि एनर्जी कितने टाइप की एनर्जी है, मतलब आपकी बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का यूज हम करते हैं कैलकुलेशन में, ठीक है। तो जो एनर्जी है आपकी वहां पर उसके हम देखेंगे और उनका फोर्स के साथ क्या रिलेटेड है, फोर्स कौन कौन से है, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, उनका क्या रोल है वर्क डन कैलकुलेशन में, वो हम सब देखेंगे, ठीक है बच्चा। तो आज का लेक्चर अटेंड करने के लिए थैंक यू।